हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप के चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जो है टोपोलॉजी की सारी वीडियो सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कैसे हम लोगों ने क्या किया, कहाँ पर खोदाई की, कहाँ पर हम गए, नदी में कहाँ घुसा, समुंदर के बारे में सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से खोद खाद के जानकारी ले ली। लास्ट में जितना भी कुछ छूटा हुआ था ये सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वगैरह अच्छे से बता दिया था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू किए थे अंतरिक्ष से हम लोग आए थे पृथ्वी पे। अब हम पृथ्वी को खोदते हुए, गड्ढे करते हुए, अब हम पृथ्वी के नीचे क्या है उन सारे चीज़ों के बारे में अब हम जानना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये, इसका नाम है पहले जियोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? जियोलॉजी। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान। अगर आप लोगों को सीक्वेंस याद होगा, जो मैंने आप लोगों को पहली ही वीडियो में बता दिया था कि हम पहले एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से पढ़ते हुए चले जाएंगे और आगे जो है इस तरह से सीक्वेंस वाइज ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो इसी दौरान हम अब पहुंच चुके हैं जियोलॉजी में, भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है, अब हम पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक जाएंगे और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जियोलॉजी में अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसका इंट्रो क्या होगा। पृथ्वी के नीचे जितने भी स्थलाकृति बनती होंगी, पृथ्वी के नीचे, इमेजनरी ही समझिए क्योंकि इसको पृथ्वी को काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्टली रूप से ही समझा गया है कि फिर पृथ्वी के नीचे और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ वगैरह बनती हैं। तो इसी चीज़ को हम भूगर्भ विज्ञान में जानने लगे हैं। पिछले जितने भी हम लोग टोपोलॉजी पढ़े थे, कैसे नदियाँ जो स्थलाकृति बनाती थी, कैसे समुंदर बनाते थे, कैसे जो है अंडर वाटर बनाते थे, तो इन सब के बारे में हम लोगों को पता था क्योंकि वहाँ जो है वैज्ञानिक जा कर के देख चुके थे। जो भी समस्याएं थी उन सब के बारे में पता था। लेकिन ये जो पृथ्वी के नीचे की जानकारी है, ये सारी चीज़ें सीधे नहीं पता चली हैं, इनडायरेक्टली रूप से पता चला है। ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से कैसे पता चला है दोस्तों? इसको कौन कैसे पता चला था? भूकंप बताया। ठीक है, भूकंप बताया, भूकंप से जो तरंगे निकलती हैं उन सभी से पता चला, भूकंप से पड़ने वाली दरारों से पता चला। ठीक है, और क्या है नीचे? पृथ्वी के नीचे है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी है और इनसे निकलने वाला जो लावा होता है, जो पृथ्वी को फाड़ करके ऊपर निकल आता है, मैग्मा। इन सब चीज़ों से जो है हमको पृथ्वी के नीचे बनने वाली इस तरह कृतियों के बारे में पता चलने लगा। ठीक है, ये सारे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा जो है रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो है जैसा जैसा खोदाई की जा रही थी वैसा वैसा टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि कैसे बढ़ता था। ठीक है, तो जैसा जैसा पृथ्वी के नीचे हम चलते हुए जाते हैं, गहराई में जैसे हम पृथ्वी में घुसते चले जाते हैं, प्रत्येक 32 सेंटीमीटर में, प्रत्येक 32 मीटर में, ठीक है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई, प्रत्येक 32 मीटर नीचे गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर नीचे जाने पर टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण और क्या क्या बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है नीचे तो दबाव भी बढ़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब नीचे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, तो फिर इसके बाद क्या बढ़ जाता है? घनत्व ही बढ़ जाता है। जैसा जैसा नीचे जाएंगे मिट्टी दबती चली जाएगी, ठूसती चली जाएगी, ऊपर से दबाव भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। इसी कारण से जो है नीचे का जो लावा निकलता है, पृथ्वी के नीचे से जो लावा जो निकलता है वो बहुत धधकता हुआ निकलता है। ठीक है, यही घनत्व और दबाव के कारण ही पृथ्वी के नीचे का लावा एकदम धधकता हुआ ऊपर की ओर आने लगता है। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का सतह जो है वो, हमारी पृथ्वी का जो सतह है, इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो सदैव होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण से हम लोगों को एहसास होता है कि ठंडी के कारण, ठंडी के दिनों में जो
बोरवेल से जो पानी निकलता है वो गर्म होता है और गर्मी के दिन में निकलने वाला पानी जो है वो ठंडा होता है। एक्चुअल में वो पानी ठंडा नहीं होता है, वो होता नॉर्मल ही है। लेकिन क्या होता है कि जो ठंडे के दिन में पानी जो निकलता है वहाँ पर टेम्परेचर हमारा जो गिर जाता है ना, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है कहीं कहीं तो पर तो, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यहाँ पर गर्म होने के वजह से जो पानी आता है हमारे हाथों में, वो हमें जो है वो गर्म महसूस होता है। एक्चुअली में उसका टेम्परेचर जो है नहीं गिरा होता है, ठीक है। और वहीं पर गर्मी के दिन में क्या होता है कि टेम्परेचर पहुंच जाता है 40-45 डिग्री सेल्सियस होता है, पहुंच जाता है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का भाव होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है सतह पर। इसी कारण से यहाँ पर जितनी भी पानी हमारे हाथ में आता है वो हमें जो है ठंडा महसूस होने लगता है इसके कारण से, ठीक है। अब ये हो गया मोटा मोटी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि अब गहराई में जाते हुए वैज्ञानिक है, ठीक है। अब कोई भी वैज्ञानिक आता है तो वो अपने अपने हिसाब से जो है वो कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई सिद्धांत देता हुआ चला जाता है। तो जो वैज्ञानिक आए थे वो उनका नाम था एडवर्ड स्वेस, ठीक है, एडवर्ड स्वेस। जब ये आए तो इन्होंने अपने हिसाब से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने पृथ्वी के गहराई को, भूगर्भ को जानने के लिए एक हिसाब से थोड़ा सोचा कि पहले क्यों ना हम पृथ्वी के शेप का अध्ययन करते हुए जो है पृथ्वी के नीचे चलते जाएं। तो इन्होंने पृथ्वी का जो शेप काटा, जो शेप बताया, पृथ्वी के शेप को इन्होंने बताया, पृथ्वी के शेप को इन्होंने जियोड नाम दिया। क्या नाम दिया जी दोस्तों? जियोड। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो शेप है, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड के आकार का है, पृथ्वी जो है जियोड के शेप का है। अगर आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने सूरज जो है पढ़ना शुरू किया था, तो सूरज जैसा था गोल, उसको हम लोगों ने काट के एक हिस्सा निकाला था त्रिकोण टाइप से, ठीक है। वैसे ही ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसे इमेजनरी रूप से काटा गया है। अब क्या है कि पूरी पृथ्वी को बीच से काट तो नहीं सकते हैं ना, सूरज को भी इमेजिनरी रूप से काटा गया था, फिर उसे बताया गया था कि इसके 3 लेयर हैं। वैसे ही पृथ्वी को भी कुछ इस तरीके से काट लेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग पृथ्वी को भी यहाँ पे काट ली। ऐसा स्वेस वैज्ञानिक जो है जो ऐसा अध्ययन करने के लिए उसे अलग से काट दिया था, ठीक है। और इसी को अब हम यहाँ पर जूम करके बना देंगे, इस टुकड़े को कुछ बड़ा कर देंगे। इस टुकड़े को देखिए हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। ये पृथ्वी का एक हिस्सा जो है अध्ययन करने के लिए निकाल लिए हैं अपन, ठीक है। ऐसा जो स्वेस ने किया, स्वेस ने जब ये टुकड़ा निकाला पृथ्वी का, तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है, टॉप लेयर में, ये वाले भाग में, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में इन्होंने बताया कि इसमें जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने इसका घनत्व तो बताया कितना, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब कुछ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में तो बता ही दिया था, अभी भी बता दूंगा। तो इन्होंने बताया कि सबसे ऊपर वाले लेयर में है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता बहुत ज़्यादा है और इसका घनत्व है जो है 2.5। फिर इन्होंने बीच वाले हिस्से के बारे में बताया। इन्होंने इसका नाम जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होने के कारण इसका नाम दे दिया इन्होंने सियाल। क्या नाम दे दिया दोस्तों इन्होंने? सियाल, ये नाम, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर का नाम। दूसरे वाले भाग में क्या पाया गया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया गया और इसका घनत्व तो इन्होंने बताया 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम इसका घनत्व तो इन्होंने बताया। और ये दूसरे परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसका नाम इन्होंने बता दिया सीमा, ठीक है। इन्होंने इसका नाम बता दिया क्या? सीमा। और तीसरे लेयर में इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है निकिल और आयरन की मात्रा ज़्यादा है और इसका घनत्व तो इन्होंने बताया 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर निकिल और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका नाम इन्होंने बता दिया नीफे। क्या नाम दे दिया दोस्तों? सियाल, सीमा और इसका नाम दे दिया इन्होंने नीफे। क्या दे दिया दोस्तों नाम इसका? नीफे। साथ ही साथ इन्होंने इन तीनों लेयरों के
का जो है कुछ विशेषता भी बताया। क्या बताया दोस्तों? विशेषता। जैसा कि इन्होंने बोला कि ये सियाल वाला जो भाग है ये है थोड़ा अम्लीय है। कैसा है दोस्तों? ये वाला भाग अम्लीय है, ठीक है, बेस की तरह है। फिर इन्होंने कहा कि सीमा जो है यहाँ पर जो है मैग्मा की मतलब लावा की अधिकता जो है यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है सीमा में ही जो है लावा बनता है, यहीं पर जो है ज्वालामुखी वगैरह यहाँ पर से फूटना शुरू होता है। तो इसका इन्होंने विशेषता बताया कि ये वाला भाग क्षारीय है। क्या है दोस्तों? क्षारीय है, एसिड की तरह है। और नीफे की विशेषता इन्होंने बताया कि यहाँ पर लिक्विड की तरह है। कितना सच है कितना झूठ है ये आगे आपको पता चल जाएगा। इन्होंने बताया कि यहाँ लिक्विड ज़्यादा है और यहाँ पर जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण से ही इसका जो है यहाँ पर से ही चुंबकीय क्षमता जो है यही नीफे वाले सेक्शन से ही ज़्यादा निकलना शुरू होता है। क्या? चुंबकत्व की विशेषता। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इन लेयर्स में गहराई कैसे देखी जा सकती है, कौन सा भाग गहरा होगा, कौन सा भाग मोटा होगा। तो इन्होंने बताया कि हम जहाँ रहते हैं वो वाला भाग होता है सियाल। हमें पीने का पानी, खाने का साधन जो हमें मिलता है वो सियाल वाले सेक्शन से ही मिलता है। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पर समुंदर है, ये वाला भाग मान लीजिए सियाल में ही है, ये समुंदर का भाग है, ठीक है। अब ये पूरा कोर तक तो नहीं है समुंदर, ये सियाल में ही है। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पर महासागर या महाद्वीप है, ले दे के चलते हैं हम महासागर, वहाँ गहराई जो है वहाँ कम होगी। जहाँ सागर है वहाँ पर का गहराई कम होगी, और जहाँ पर भूमि है मतलब जहाँ ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पर गहराई जो है ज़्यादा होगी। आप खुद देख सकते हैं कि समुद्र का भाग इतना ही है, उसके बाद जो है पूरा भाग इतना बच जा रहा है। तो इसी हिसाब से इन्होंने कह दिया कि जहाँ पर भूमि निकलेगी उसका गहराई जो है, मोटाई जो है वहाँ ज़्यादा होगा, ऐसा इन्होंने कहा। अब मैंने आप लोगों को शुरू में ही कुछ वीडियो में बता दिया था कि हमारी पृथ्वी का घनत्व तो जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे तभी। तो इस 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को बताने वाले यही एडवर्ड स्वेस ही थे। कैसे निकाला जाएगा देखिए। सियाल का घनत्व तो कितना है? 2.5। कितना है दोस्तों? 2.5। और सीमा का घनत्व तो कितना है? 4। और सबसे अधिक जो है लिक्विड वाले भाग का है, नीफे वाले भाग का था, कितना था? 11। ये 3 भाग में है। औसत निकालेंगे अब इसका 3 से भाग करते हुए, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 17.5, ठीक है, 17.5। और इसको 3 से भाग दे देंगे तो इसका जो है एक्यूरेट मान निकल के आ जाता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा कुछ मैंने जो आपको पिछली ही वीडियो में बता दिया था। और ये जो है एडवर्ड स्वेस ने ही निकाला था और एक्यूरेट निकाला था। ये पहले वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी के घनत्व को इन्होंने जो है बताया था। अब क्या हुआ कि ये जितनी भी थ्योरी जो बताई गई है ये अकेले स्वेस के द्वारा बताई गई है, ठीक है, अकेले स्वेस के द्वारा बताई गई है। और ये इन्होंने जब इसे बताया था तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय आधुनिक रूप में नहीं आया था। इसके बाद आए कुछ आधुनिक वैज्ञानिक आए जिनके पास कई सारी टेक्नोलॉजी थे। उसके अनुसार से जब इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया तो इन्होंने बताया कि स्वेस के द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पूरी तरह से सच नहीं है या वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा देखिए स्वेस के बाद, ठीक है। इन्होंने आधुनिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक, और ये वैज्ञानिक एक नहीं थे, कुछ टीम में थे। तो इसका भी नाम आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया कि सेम जो स्वेस ने थे, जो सेम टुकड़ा जो पृथ्वी ने स्वेस ने निकाला था पृथ्वी से, ये कुछ इस तरीके से, इसी टुकड़े के साथ इन्होंने भी अपने अध्ययन को जारी रखा। इसी टुकड़े के साथ इन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा और उनके कुछ त्रुटियों को सुधारते हुए वो आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। तो जब आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि जब इन लेयर्स को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे, तो इनके जो बीच में जो लाइन खींची गई थी, जो इन बॉर्डर को अलग करते, जो ये बॉर्डर हैं जो इन सीमा को अलग करते थे, इनका आपने नाम नहीं दिया,
ठीक है, ऐसा पहला इन्होंने त्रुटि निकाला। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि स्वेस ने कहा था कि पहला वाला भाग जो है क्षारीय है और दूसरा वाला भाग जो है वो क्या था वो दोस्तों, पहला वाला भाग था वो अम्लीय था, दूसरा वाला भाग था वो क्षारीय था। ठीक है, ये स्वेस ने बताया था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि देखिए ये वाला भाग हो गया हमारा सियाल का, ठीक है, लेकिन ये वाला भाग अम्लीय ना होकर के इन्होंने इसे कह दिया क्या, क्रस्ट। इन्होंने इसे क्या कह दिया, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट में ही इन्होंने क्या कहा कि इसी क्रस्ट में है, इसी क्रस्ट को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है अम्ल है और यहाँ पर इन्होंने कह दिया क्षार है। क्रस्ट में देखिए नीफे वाले सियाल वाले भाग में ही क्या कहा इन्होंने, पहले तो इसको क्रस्ट में बांट दिया और क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया और इनका ना इन्होंने कह दिया कि अपर क्रस्ट अम्ल वाला भाग हो जाएगा और लोअर क्रस्ट जो है वो क्षार वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो है आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिकों ने कहा। और दूसरे वाले भाग को इन्होंने कह दिया क्या, मेंटल। ये वाले भाग को इन्होंने कह दिया मेंटल। और ये जो तीसरा भाग बच गया लास्ट वाला, इस भाग को इन्होंने कर दिया कोर। सूरज में भी आया था तो एक भाग था कोर, वैसे ही यहाँ पर भी आ गया ये कोर। अब जो उन्होंने स्वेस को कहा था कि ये जो बॉर्डर लाइन है जो इन दोनों को, इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, इनका नाम आप लोगों ने नहीं बताया था, तो इन्होंने क्या किया कि इसका नाम भी रख दिया। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या रख दिया, मोहो। ये वैज्ञानिक का नाम है, जो वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा उसे अपने नाम पर रख दिया, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन मतलब कि जो लाइन इन दोनों परतों को अलग कर रही है, इसका मोहो ने दे दिया। और इस वाले लाइन को दे दिया किसने, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग ने दे दिया, तो इसका नाम उनके नाम पर पड़ गया, गुटेनबर्ग, गुटेन डिसकंटिन्यूटी लाइन। ठीक है, अब देखिए जैसे क्रस्ट दो भागों में बढ़ गया था, वैसे ही मेंटल भी दो भागों में बट जाएगा। ये देखिए ये मेंटल दो भागों में बट गया और कोर भी दो भागों में बंट जाएगा। ये वाला क्रस्ट तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बता रहा था, ये वाला जो भाग बचा हुआ है, और अपर क्रस्ट में भी ये बता रहा था कि ऊपर वाला भाग अम्ल है और नीचे वाला भाग जो है क्षारीय है। यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, जो ये वाला भाग ये क्रस्ट को और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को बता रहा है। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, रेपेटी। क्या नाम रख दिया इसका, रेपेटी। और ऊपर वाले भाग को, जो क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कर रहा था, इसका नाम इन्होंने कह दिया कोलोराइड, कोलोराइड। और यहाँ पर जो गुटेनबर्ग वाली लाइन है जो है, और जो कोर को अलग कर रहा है, इस वाले इमेजिनरी लाइन को कह दिया हम लोग, उन लोगों ने कह दिया था लेहमैन। ठीक है, लेहमैन। एक बार क्या किया था, यूपीएससी एग्जाम में एकदम खोद करके क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, खोद करके क्वेश्चन पूछ दिया था कि मग किसे कहते हैं, ये पूछ दिया था, और करेल किसे कहते हैं, ये पूछ दिया था। तो देखिए मग किसे बना है, क्रस्ट वाली लाइन और गुटेनबर्ग वाली लाइन, इन दोनों को मिला करके क्रस्ट की मोह लाइन को हम अलग करने वाली लाइन को कहा गया था मोहो, और गुटेनबर्ग वाली लाइन को क्या कह दिया था, देखिए गुटेनबर्ग। ठीक है, अलग से देखिएगा, इसका एम और इसका जी, इसको मिलाकर कह दिया था क्या, मग। ये मोहो और गुटेनबर्ग की लाइन का शॉर्टकट नेम है क्या, मग। क्या है दोस्तों, मग। उसी तरह से ये जो कोलोराइड है, रेपेटी है, लेहमैन है, इन दोनों को मिला करके भी एक नाम रख दिया गया था, जिसे क्या कह दिया गया था, जिसे क्या कह दिया था दोस्तों, करले। करले कैसा पड़ा इसका नाम, देखिए कोलोराइड का क, रेपेटी का र और लेहमैन का ले। पूछ दिया था करले कौन सा भाग है, कौन सी लाइन है, तो कोलोराइड, रेपेटी और लेहमैन को मिला करके जो लाइन बना था वो था करले। ये भी जो है इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म वाला नेम है। ठीक है, ये इन दोनों का
शॉर्ट फॉर्म नेम है तीनों का। आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिकों ने इसमें जो है और थोड़ा सा और नाम ऐड कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि मेंटल वाला भाग जहाँ से जो है लावा निकलता है, ठीक है, लावा जहाँ से निकलता है, इस वाले मेंटल वाले भाग को इन्होंने मेंटल वाले भाग को प्लाज्मा अवस्था का नाम दे दिया। क्या क्या नाम दे दिया दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था क्या है ये आप लोगों को सबको पता है, एकदम खोद के बताया गया था पिछले टॉपिक में, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था नाम दे दिया क्या? क्योंकि यहाँ पर ये जो है लावा धधक रहा है, यहीं पे जो है लावा है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि प्लाज्मा अवस्था में है, पूरा मतलब ना ठोस है ना पूरा लिक्विड है, प्लाज्मा अवस्था में है, जैसा कि सूरज में बताया गया था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी कंडीशन हो गया था, ठीक है। इसलिए इसका कारण जो है इसको प्लाज्मा अवस्था अर्ध तरल नाम दे दिया गया। और क्या कहा है इन्होंने? कोर वाले भाग को इन्होंने क्या कह दिया? गुरुत्वीय मंडल, गुरुत्वीय मंडल कह दिया। गुरुत्वीय मंडल क्यों कह दिया गया? शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है खिंचाव, ग्रेविटी, चुंबकत्व का जो है क्षमता यहाँ पर ज़्यादा है, यहीं पर से जो है खींचने की क्षमता ज़्यादा आती है, इसी कारण से इसे गुरुत्वीय मंडल कह दिया गया। और इसे ही जो है निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, निम्न गति का मंडल, ठीक है। ये निम्न गति का मंडल क्यों कहा जाता है इसे? इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। इसके लिए एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो जो है वो फाइनल ग्राफ होगा, ठीक है। इसको साइड करते हैं, यहाँ पर जो है एक और ग्राफ बनाते हैं और उसमें आप लोगों को समझाते हैं कि इसे निम्न गति का मंडल क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा ग्राफ, मतलब ये कटिंग पीस है हमारी पृथ्वी का। अब क्या कहा ना इन्होंने इन लोगों ने क्या किया कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है भाग सबसे मोटा कौन है या सबसे पतला कौन है, ऐसा इन लोगों ने इसे बांटना शुरू किया। जब बांटना शुरू किया तो इन्होंने बताया कि ये क्रस्ट वाला भाग है, ये क्रस्ट वाला भाग जो है ये पूरी पृथ्वी का, हमारी पूरी पृथ्वी का मात्र 1% है, ठीक है, ये 1% है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे मोटा भाग आया वो आया कोर का आया। ये वाला जो भाग निकल के आया हमारी पूरी पृथ्वी का ये 16% है। और जब सबसे प्रथम जो सबसे ज़्यादा मोटा गहराई वाला भाग जो पाया गया वो पाया गया क्या? मेंटल। ये मेंटल वाला भाग सबसे गहरा था, मतलब कि इसकी जो गहराई थी पूरी पृथ्वी के 83% था। कितना था दोस्तों? 83%। सबको अगर जोड़ा जाएगा तो 100% निकल के आ जाएगा। 83.32 है, लेकिन 50 से कम है तो उसको 83 पूरा गिन देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि निम्न गति का मंडल मैंने आप लोगों को बताया। निम्न गति का मंडल बताने का कारण ये है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है ये 2D है, ये आप लोगों को पूरा सच नहीं बताता है, ठीक है। ये 2D वाला जो ग्राफ है ये पूरा सच नहीं बताता है। पहले हमारा पृथ्वी तो देखिए ऐसा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का जो है ये क्रस्ट वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला जो है क्रस्ट वाला लेयर है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कोर वाला लेयर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला कोर का लेयर आ जाएगा। ये है हमारा क्रस्ट, ये है कोर। और जो सबसे ज़्यादा बच गया है, जो सफ़ेद वाले भाग में जो सबसे ज़्यादा बच गया है, ये हमारा मेंटल, ठीक है, ये है सबसे ज़्यादा मेंटल है। अब क्या होता है, इसे क्यों कहा जाता है निम्न गति का मंडल? क्योंकि जब यहाँ से जब भूकंप निकलता है ना, भूकंप, तो ये हम यहाँ पे हैं, ऊपर वाले भाग में हैं, जिसे एपीसेंटर लाइन कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है एपीसेंटर लाइन, हम यहीं पर हैं। तो भूकंप की जो गति है निकलने के कारण हमको ज़्यादा पता चलती है एपीसेंटर लाइन में, तो हमको लगता है कि भूकंप जो है केवल और केवल ऊपरी भाग में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूकंप जो है इधर भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था, लेकिन यहाँ पर से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। और तो और यहाँ पर जो है क्रस्ट वाला मेंटल वाला भाग इसको जो है दबा देता है नीचे, और कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से नीचे जो है भूकंप का असर हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर वाली दिशा में हमको जो है भूकंप का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कारण जो है इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है,
क्या कहते हैं दोस्तों, निम्न गति का मंडल। ठीक है, तो ये जो है फाइनल ग्राफ यही था आज का। तो ये वाला दोस्तों इंट्रो वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ पूछिए, पूरी कोशिश की जाएगी बताने की। और ये आज हम जियोलॉजी में प्रवेश कर चुके हैं, तो आगे हम और इसी के अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे। कैसे लावा निकलता है, कैसे मैग्मा बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।